अतुल ने कहा कि अगर उन्हें सताने वालों को कोर्ट दंडित ना करे तो उनका अर्थी विसर्जन ना किया जाए। बिकॉज हम न्यायिक व्यवस्था में आएंगे कि किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे। उससे पहले मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि शादी को उनको 2 साल बीत चुके थे, ऐसा क्या हुआ कि निकिता घर छोड़ कर गए, और उसके बाद से ऐसा क्या हुआ कि अतुल ने जो जिस परेशानी से वो गुजर रहे हैं वो किसी को बताया नहीं। आपकी बातचीत होती होगी, परिवार की बातचीत होती होगी, अतुल ने क्या कभी जिक्र नहीं किया कि वो इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं? सर वो रीज़न उनका क्या था ये तो हमें नहीं पता। उनका रीज़न जो मोटो था तो मुझे ऐसा लगता है और उस वीडियो में बताया गया है कि द मोटो ऑफ द शादी ये था कि पैसे कैसे ऐंठने हैं, पैसे कैसे निकलवाने हैं इन लोगों से। मुझे तो लगता है कि सिर्फ यही एक मोटो था और कोई मोटो था नहीं। शादी करके सिर्फ पैसे कैसे वसूले जाते हैं ये उस वीडियो में आपको पता चलेगा। किस तरह से हराश करके डिवोर्स का केस फाइल करके फिर बहुत सारे धाराओं में सेक्शंस में आप केस फाइल करके आपके ऊपर चार्ज लगा के आपसे पैसे की डिमांड की जाती है। 3 करोड़ रुपए तक सेटलमेंट अमाउंट के लिए उसे बताया गया था कि 3 करोड़ रुपए आप दोगे तभी हम सेटल करेंगे केसेस को। वहाँ पे धांधली इस तरह से कोर्ट में चल रही होती है कि जो पेशकार है वो अगली डेट देने के लिए, अगर आप उसे मांगो डेट देने के लिए, वो हर डेट बढ़ाने के लिए नॉर्मली वो 50 रुपये घूस लेता है जो जज के सामने लेता है। और अगर आप थोड़ा पैसा कमाते हो तो आपसे वो 500 से 1000 रुपये की डिमांड करता है। अगर आपको वो बोल दिया कि सर मुझे सैटरडे का डेट दे दो बिकॉज हम लोग एक जॉब करने वाले लोग हैं, तो हमें अपने वहाँ से बैंगलोर से जौनपुर आने में जो है वो फ्लाइट से आना होता है और जाना होता है, तो हमें सैटरडे का टाइम दिया जाए सो दैट कि वी कैन कन्वीनियंटली कम्यूट देयर। तो उसके बाद फिर उसे मिन्नतें करनी पड़ती थी। पैसे देने तो अलग, उसके बाद मिन्नतें करनी पड़ती थी। उसके बाद भी नखरे होने के बाद भी वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं होता है कि वो सैटरडे का डेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर तो करप्शन इस तरह से है कि अगर आप पैसा ज़्यादा कमा रहे हो तो आपको सेटलमेंट अमाउंट भी ज़्यादा देना पड़ेगा, बच्चे का मेंटेनेंस भी ज़्यादा देना पड़ेगा और करप्शन भी ज़्यादा देना पड़ेगा जी। तो विकास, और इसी पैसे को यूटिलाइज करके ये लोग फिर हमारे फैमिली के ऊपर या मतलब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सेटलमेंट के बाद जो है वो केस आपका ख़त्म हो गया आपके ऊपर से। सेटलमेंट देने के बाद भी ऐसा कानून में प्रावधान है कि वो दोबारा केस फाइल कर सकती है, दोबारा सारी चीज़ें कर सकती है। कई सारे उस वीडियो में ये भी बताया गया है, बताया है भैया ने कि कैसे कुछ केसेस ऐसे थे जो पेश होने के बाद दोबारा से उस कानून का दुरुपयोग करके आपके ऊपर फिर से फाइल की गई है केसेस। तो मेरा सिर्फ मानना ये है, जुडिशल सिस्टम से ये मानना है कि कानून में ऐसे कुछ प्रावधान दिए जाएं या कानून में कुछ ऐसा संशोधन किया जाए जिससे मेंस के पास भी कुछ राइट्स हैं। हर इंसान गलत नहीं होता। निर्भया के बाद ऐसा कानून बना दिया गया है जिसमें ऐसा लिख दिया गया है कि भाई सारे मेंस जो हैं वो गलत ही हैं। आप ये बताओ मुझे कि अगर किसी लड़की के लड़की कोई 10 संबंध रखती है शादी होने के बाद भी, तो क्या ये गलत नहीं है? क्या ये मेन आप डिवोर्स नहीं ले सकता? वो डिवोर्स लेगा तो वो 50% देने का हकदार क्यों है? क्या वो गलत नहीं है? क्या ये हिंदू प्रथा के अनुसार सही है क्या? जी। मेरा सिर्फ जुडिशियल विकास सिस्टम से सिर्फ ये मानना है, ये पूछना है कि कैसे इस चीज़ को आप रखोगे या बताओगे कि एक मेन कैसे आप अपने आप को फ्री कर सकता है इन सब चीज़ों से। बिल्कुल, आप ये मांग मेरे करें भाई कि ने जुडिशियल प्रेसिडेंट ऑफ सिस्टम इंडिया में को भी बदलाव की मेल आवश्यकता है, किए हैं। कानूनों में मेरे भाई बदलाव ने की सुप्रीम आवश्यकता कोर्ट है। पत्नी, ससुराल और जुडिशियल सिस्टम, न्यायिक व्यवस्था, उन पर उकसाने का सीधा सीधा आरोप है। अतुल कहते हैं कि अगर एनसीआरबी का डेटा देखा जाए तो लाखों आदमी फर्जी केस की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। अपनी सुसाइड नोट में इस बात का जिक्र कर रहे हैं वो, इसमें पत्नी कहती है कि तुम भी सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। ये सारी बातें वो लिखते हैं। अतुल कहते हैं कि साथ से बातचीत का भी वो जिक्र करते हैं कि अभी तक सुसाइड तुमने नहीं किया। निशा सिंघानिया वो इसमें कहती हैं, अब मुझे लगा कि आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी। परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत का भी जिक्र है कि उस दिन जज को सुसाइड करोगे तो बताओगे, मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। अतुल ये कहते हैं ससुराल वालों से। निशा सिंघानिया कहती है तब भी चलेगी, तुम्हारा बाप देगा पैसा। पति के मरने पर सब पत्नी का होता है, ये निशा सिंघानिया कह रहे हैं अतुल को। अतुल से वो आगे कहते हैं कि तेरे मरने के बाद तेरे माँ बाप भी जल्द मरेंगे। सुसाइड नोट में ये सारी बातें कर रहे हैं
लिख रहे हैं वो। इसमें निशा सिंघानिया कहते हैं कि फिर उसमें भी बहू का हिस्सा होता है, यानी कि जो परिवार का पैसा है वो सब होता है, और पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान ही कोर्ट के चक्कर काटेगा। गौरी शंकर इस समय हमारे साथ जुड़े, जो कि एनजीओ के प्रवक्ता हैं। गौरी शंकर जी, आपके एनजीओ की इस केस में एंट्री कैसे हुए, कहां आप इस केस को लेकर जाएंगे आगे, आप बताएं। जी, मैं गौरी शंकर बात कर रहा हूँ सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन से। एक एनजीओ है जो मेंस राइट्स के लिए फाइट कर रही है, एंड इस एनजीओ का मेन मकसद ये है कि जो फॉल्स केसेस लड़ रहे हैं तो उनको काउंसलिंग देने के लिए उनको काउंसलिंग देंगे और उनको मदद करेंगे कि कैसा वो मेंटल हेल्थ जो भी है, डिप्रेशन जो भी है, तो वहाँ से बाहर आने के लिए। एंड अतुल सुभाष ने भी वैसे ही इस एनजीओ में ज्वाइन किया था। एंड अतुल सुभाष ने कभी भी पिछले जितना दिनों से हमने बात कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी डिप्रेशन के एक भी मतलब ही हैज़ नॉट गिवन एनी सच रिविलेशन सेइंग दैट वो डिप्रेशन में है बोल के। वो डिप्रेशन में कभी नहीं थे, लेकिन एक ही है कि वो हर बार बैंगलोर से जौनपुर जाना है, तो जौनपुर का तो डायरेक्ट फ्लाइट ही नहीं है, तो हमेशा यहाँ से दिल्ली जाना पड़ेगा या कोई दूसरा एयरपोर्ट जाके वहाँ से जौनपुर जाना पड़ेगा। एंड ऊपर से उनके ऊपर 7 केस है। 7 केस सुसाइड नोट पे क्लियरली लिखा गया है, 7-9 केस लिखा गया है। उसमें पहला केस बोला गया कि 498 केस में बीवी को खुद नहीं पता कि उन्होंने कैसे वो केस फाइल किया, एंड बीवी ने वापस ले लिया केस। ऐसे बहुत सारे केस है। 125 सीआरपीसी है, उसमें 125 सीआरपीसी और डीवी, इसमें बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपए महीने का चाहिए बच्चे का मेंटेनेंस के लिए, जिनका उम्र है सिर्फ 4 साल। सो सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन ऐसे लोगों को मदद करते हैं जो फॉल्स केस फाइट कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। अतुल की मौत के बाद से पूरा देश अप्रसन्न है और हर तरफ चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि क्या पुरुषों को भी अब राइट नहीं दिए जाने चाहिए जब महिलाओं को हक मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो आखिरी इच्छा थी अतुल की, वो आपको सुनाते हैं। भी बताना चाहूंगा मैं तो, मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं। ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे। बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। अतुल की आखिरी इच्छाएं आपने सुनी। विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अतुल की सुसाइड के बाद निकिता के परिवार की तरफ से या निकिता की तरफ से आपके परिवार के सदस्यों या आपसे किसी तरह की बातचीत करने की कोशिश की गई है? नहीं सर, हमारे उनके परिवार की तरफ से हमारे परिवार में कोई बातचीत किसी ने कुछ नहीं किया है। जब ये शादी की बातचीत चल रही थी, क्या परिवार की इन्वॉल्वमेंट उसमें थी? आपके परिवार की इन्वॉल्वमेंट क्या उसमें थी? क्योंकि मैट्रिमोनियल साइड से बताया जा रहा है कि ये शादी हुई थी और शादी के बीच क्या उनका घर आना जाना लगातार रहता था? क्या घुल मिल कर वो रहते थे? किस तरह का बिहेवियर रहता था निकिता का? सर मैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए उनसे मिला हूँ। जब शादी के बाद जब वो आई थी घर पे तो 2 दिन नहीं थी, उसके बाद वो बैंगलोर के लिए ट्रैवल कर गई थी। तो उसके बाद मैं आज तक कभी उनसे मिला नहीं हूँ, तो मेरे से तो बहुत ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई है कभी आज तक। सिर्फ मेरे से रिलेटेड जो काम होता था वो बता देती थी इधर, या फिर मुझे कुछ काम आता था तो मैं उनसे पूछ लेता था कि ये कैसे क्या करवाना है या करना है। इसके अलावा मेरे से कोई भी बातचीत आज तक कभी नहीं हुई एडिशनली। तो बिहेवियर वाइज तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट भाई ने जो मुझे उसके बाद डिवोर्स केस फाइल होने के बाद जो चीज़ें सामने आई निकल के, वो भी ऐसा रहता था कि मतलब पैसे पे ज़्यादा फोकस रहना, जैसे
मदर जो है वो शायद जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो उनका डिमांड रहता था कि पैसे लेके हमें दो या ऐसा कुछ, तो वो यहाँ भैया से पैसे की डिमांड्स की जाती थी। तो एज अ हेल्प कभी कभी तो वो दे रहा होता था, कभी जब नहीं दे रहा होता था तो शायद वो गुस्से में बैठी रहती थी, ऐसा कुछ इस टाइप की चीज़ें चल रही थी। बट पता नहीं एक्चुअल सिनेरियो क्या था क्या नहीं था, बट वो मुझे नहीं पता। कि जब But उनकी शादी मुझे हुई, लगता है क्या कि जो, निकिता उस समय जॉब कर रही थी? चीज़ें क्योंकि हैं, अतुल अपने वीडियो में कह रहे हैं कि वो दिल्ली में जॉब करते हैं और यहाँ की ही कंपनी में जॉब करते हैं, तो क्या शादी से पहले से वो यहाँ दिल्ली में ही जॉब कर रही थी, या फिर जब उन्होंने अतुल को छोड़ा, बच्चे के साथ आ गए, तब से उन्होंने जॉब ज्वाइन की? नहीं, वो जॉब तो कर रही थी, बट उनका जॉब जो है वो छोड़, मतलब उनके बॉस ने उनको निकाल दिया था कुछ टाइम के बाद, बिकॉज उनका जो आलस था या इस वजह से, या देर जाना ऑफिस और ये सारी चीज़ों की वजह से जो है उन्हें ऑफिस वाले लोगों ने निकाल दिया था। फिर बहुत टाइम तक भैया ने फिर उनका इंटरव्यू और ये सारी चीज़ें जो है वो प्रिपेयर करवाने के बाद भैया ने जॉब लगवाया उनका, और फिर जॉब लगवाने के बाद जो है वो अभी शायद वो जॉब कर रही है, अभी भी फिलहाल शायद वो दिल्ली में ही है। बिकॉज अब जुडिशियल व्यवस्था पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह की परेशानियां हुई अतुल को। लगभग 120 बार सुनवाई, इन सुनवाई में ऐसा क्या हो रहा था कि इतनी लंबी खिंचती चली गई? सर ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन यूपी के जो कानून व्यवस्था है, जो जुडिशियल सिस्टम है, उसमें ऐसा है कि आप डेट्स पे जाओगे तो डेट्स पे कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, तो वो हियरिंग नेक्स्ट हियरिंग पे चली जाएगी। आप जाओगे सिर्फ कोई वकील कभी पुराना हो, नया हो, रिटायर्ड वकील हो, उसमें वो कभी डेथ कर गया, उस डेट को आप जाओगे, फिर वो डेट जो है वो आपका पोस्टपोन हो जाएगा, नेक्स्ट डेट आपको आना है, और फिर 3-4 दिन के लिए जो है वो वहाँ पे आप रुकिए, फिर अगला डेट मिल जाएगा, फिर अगले डेट पे आप प्रेजेंट होइए, 3-4 दिन वहाँ वेट करने के बाद। ये जुडिशियल सिस्टम है वहाँ का। फिर हर डेट पे बुला के आपको मतलब पैसे के लिए खाली बात की जा रही है, पैसे से रिलेटेड चीज़ें पे बात की जा रही है। वहाँ पे उनको 3 करोड़ रुपए का सेटलमेंट अमाउंट, 40,000 रुपये एक बच्चे का मेंटेनेंस कॉस्ट पर मंथ मांगा जा रहा है, जो कि आज की डेट में वो 4 ईयर्स का अप्रॉक्स होने वाला है वो, और उस 40,000 को बढ़ा के 80,000 रुपये तक करने की बातें हो रही हैं कि 80,000 रुपये करने क्यों नहीं देना चाहिए। लॉ में ऐसा प्रावधान है कि अगर आप 80,000 पे रेडी हो जाते हो तो आपको कोर्ट बोलेगी कि आप 1 लाख भी दे सकते हो, क्यों नहीं आपसे 1 लाख रुपये लिया जाए। तो आपको ऐसा नहीं लगता है, या हमें ऐसा नहीं लगता है कि कानून में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसपे आपके पास ये राइट होना चाहिए कि आप कितने पैसे बच्चे पे खर्च कर रहे हो। ये पैसे देने की मशीन एक हस्बैंड नहीं हो सकता। आप उसको अगर वो पैसे कमा रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि आप सब कुछ ही करोगे। मतलब बच्चे का मेंटेनेंस कॉस्ट एक जो जेन्युइनली जो पैसे हैं वो आप दिखाओ, वो मैं समझता हूँ कि चलो देना चाहिए और करना चाहिए। लेकिन जुडिशियल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा या आपसे बताया जाएगा कि इतने पैसे जो है वो आपको देने चाहिए, बिकॉज कि इतने इतने एक्सपेंसेस हैं। वो फेक एक्सपेंसेस हैं या सही एक्सपेंसेस क्लेम कर रही हैं, इसका भी जानना ज़रूरी है कि वो एक्सपेंसेस सही हैं या गलत हैं। बाय डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मेरे हिसाब से ये होना चाहिए जुडिशियल सिस्टम में भी। जुडिशियल सिस्टम में ये होना चाहिए कि वो जो मेंटेनेंस मांगा जा रहा है उस बच्चे का, वो एक जेन्युइन तरीके से डिसाइड करना चाहिए, सो दैट कि ऐसा ना हो जाए कि मेरे भाई की तरफ फाइनेंशियली प्रेशर इतना दे दिया जाए कि आप पैसे की मशीन बन गए हो, कि आप पैसे कमाते जाओ और उनको देते जाओ जब तक ये केस सेटल नहीं करना चाह रहे, और ये केस खत्म नहीं हो रहा जब तक। और नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ सेक्शंस में आप केस दर्ज करा दो, चाहे वो हो या ना हो। आप किसी भी डिवोर्स के केसेस में देखोगे, मतलब अननेचुरल सेक्स और ये अटेम्प्ट टू मर्डर और ये सारी चीज़ों का केस के प्रावधान लगा दिए जाते हैं। आप मुझे बताओ कि जो बच्चे होने के बाद अगर आप 8-10 महीने के बाद आप अगर डिवोर्स का केस फाइल कर रहे हो, तो हाउ इट कैन बी अननेचुरल सेक्स? आई डोंट नो हाउ इट कैन बी। विकास और गौरीशंकर जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात हमारे सामने रखी, आज तक के सामने रखी, बहुत शुक्रिया आपका। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं
उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर